ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था। टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, ठीक ना। टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होता है मीन्स वो बॉडी जो है वो रोटेट करने वाला है। टॉर्क का इस तरह से भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, टॉर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा। ओके, और ये बताया था मैंने कहाँ पर ये फॉर्मूला आप ज्यादा प्रेफर करोगे आप जहाँ पर एंगल इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में। ठीक है, टॉर्क का एक बेस्ट फॉर्मूला है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइक दिस। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड इसका एक एप्लीकेशन जिसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एनी बॉडी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है टोटल इक्विलिब्रियम। अगर आप कहते हो कि मेरे सामने एक नोटबुक है अभी टेबल पर और वो रेस्ट में है, कोई चीज अगर रेस्ट में है आपके लिए, ओके, कंप्लीट रेस्ट में है, इसका मतलब ये हो गया ना तो ये मूव कर रहा है ना ही ये रोटेट कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है और ना ही रोटेट कर रहा है। मूव नहीं करने का मतलब समझ रहे हो, सारे फोर्सेज जो है वो बैलेंस है, इसके नेट फोर्स कितना है? 0। इसका मतलब कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ठीक ना। ये रोटेट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे टॉर्क क्या हो चुके हैं? बैलेंस्ड हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रोटेशन मोशन नहीं होगा। इस टाइप के सिचुएशन के कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सारे फोर्स बैलेंस हो चुके हैं, सारा टॉर्क बैलेंस हो चुका है। ओके, ना तो ये मूव कर रहा है ना ही रोटेट कर रहा है। इस सिचुएशन को कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन मान लो कि ये है, सिचुएशन इस तरह से दिया गया है कि एक लैडर है, उसको प्लेस किया गया है यहाँ पर। एक लैडर है जिसका लेंथ गिवन है, मास भी गिवन है। ये लैडर है, यहाँ पे इसको प्लेस किया गया है। 3 मीटर लेंथ है इस लैडर का, 3 मीटर लेंथ है और इसका वेट जो है वो 20 kg है। 20 kg वेट ऑफ दिस लैडर ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। ये जो वॉल है ये फ्रिक्शनलेस है, लाइक दिस। ठीक है, इट्स फीट इज एट रेस्ट एट फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर दिया हुआ, 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। द रिएक्शन फोर्सेज ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर विल बी। रिएक्शन फोर्सेज आपको फाइंड आउट करना है वॉल की वजह से और फ्लोर की वजह से। ये आपका क्वेश्चन है 7.9, कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 7.9 एग्जाम्पल में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझो इसको। ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, आपको इसमें रिएक्शन फोर्सेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फोर्सेस मतलब नॉर्मल रिएक्शन की बात है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा, यहाँ देखो, यहाँ पर ये फ्लोर के साथ कांटेक्ट है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 मान लो। ठीक है, एक यहाँ पर कांटेक्ट है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2। ये N1 और N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहीं पर आपको समझना है कि क्योंकि ये लैडर जो है स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है मतलब ये पूरा सिस्टम क्या है? रेस्ट में। ओके, इसका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये समझो कि नेट फोर्स भी इस पर 0 है, कि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब समझ रहे हो, सारे फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है। और नेट टॉर्क 0 होने का मतलब सारे टॉर्क बैलेंस हो चुके हैं, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट रेस्ट में। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स है जो इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, इस लैडर पर एक्ट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मास है बॉडी के पास तो mg एक्ट करेगा, और mg कहाँ पर एक्ट करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास से, ये इसका सेंटर ऑफ मास है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और कोई फोर्स कांटेक्ट है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पर कांटेक्ट है तो नॉर्मल तो मैंने ड्रॉ कर दिया, फ्रिक्शन इसमें होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस गिवन है, फ्रिक्शनलेस वॉल है। यहाँ पर आते हैं, कांटेक्ट है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये जो लैडर है ना, ये लैडर आगे स्लाइड करना चाह रहा है। ओके, तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस इज फ्रिक्शन एफ, दिस इज फ्रिक्शन एफ, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग होता है तो उसमें टेंशन होता है, स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग फोर्स होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते देखते हैं फोर्सेस कैसे बैलेंस हुए। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, N2 को किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने। mg को किसने बैलेंस किया? N1 ने। बस बैलेंस हो गया, N1 को बैलेंस किया है mg ने, इक्वेशन फर्स्ट। और N2 को बैलेंस किया है किसने? N2 को बैलेंस किया है फ्रिक्शन ने। इसीलिए नेट फोर्स 0 हो गया, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड, नेट फोर्स 0। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नेट टॉर्क को भी 0 करेंगे और इक्वेशन को बनाएंगे। अब क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा, मतलब सारे टॉर्क बैलेंस, सबकी वजह से टॉर्क का जो सम आएगा 0 आएगा। किनकी वजह से टॉर्क आ सकता है? 1 2 3 4, 4 फोर्सेस है, चारों की वजह से टॉर्क निकालेंगे।
और हम लोग देखेंगे कि इसका ऐड करने पर वो 0 आ रहा है, ठीक ना। 0 आना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग के पास बेनिफिट है यहाँ पर कि क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। आपके पास ऑप्शन है इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। क्योंकि ये रेस्ट में किसी भी आप पॉइंट के अबाउट निकालो 0 ही आएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे वैल्यू जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा आपको यहाँ पर, प्रेफर मैं करूँगा कि आप यहाँ इसके अबाउट फाइंड आउट करो टॉर्क, सी के अबाउट। क्यों? क्योंकि सी के अबाउट जो है वो 2 फोर्सेज एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, ओके, और N1 भी एक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेज इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मुझको लिखना होगा टॉर्क ड्यू टू N1 तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई फोर्स एक्सिस से ही पास कर रहा है उसके लिए R का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। इससे एक और बेनिफिट हो गया कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 0 लिखोगे। इसीलिए मैंने कहा कि सी से ले सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप ए से लो, बी से लो या सी से लो, ठीक है। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा सी के अबाउट। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क ड्यू टू mg। mg की वजह से टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो फोर्स वाली लाइन को प्रोसीड करो ऊपर नीचे, और एक्सिस देखो, और एक्सिस से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो आपको दिख रहा है कि ये रहा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ये रहा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ x। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, x ये फाइंड आउट करेंगे पहले x। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये एक बिगर ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इनका रेशियो को इक्वेट कर सकते हो, इनके साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, बिगर ट्रायंगल में ये कितना लेंथ है 1 मीटर, शॉर्टर ट्रायंगल में ये कितना लेंथ है x, बिगर ट्रायंगल में ये लेंथ कितना है 3 मीटर, शॉर्टर ट्रायंगल में ये लेंथ कितना है 3 का हाफ होगा, सेंटर ऑफ मास मिडिल से पास करता है ना, तो इसका हाफ होगा, दैट इज 3/2 होगा। 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 2, दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना, x का वैल्यू 1/2 है। तो टॉर्क यहाँ पर आप लिख सकते हो mg इंटू 1/2, ठीक है। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं मगर बाद में पुट करेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो देखो आपका जो रॉड है वो यहाँ से फिक्स, यहाँ से mg लग रहा है नीचे, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हम लोग जनरली क्या लेते हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? नेगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, टॉर्क ड्यू टू कौन बच गया? n2, टॉर्क ड्यू टू n2 फोर्स। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? n2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का बेस्ट मेथड देखो, ये कोई बुक में आपको दिखेगा मिलेगा नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते, इसलिए यहाँ पे देख लो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को दोनों साइड प्रोसीड करो, लेफ्ट राइट। फिर एक्सिस पर ध्यान दो, ये रहा एक्सिस आपका, ओके। एक्सिस से वो लाइन जो इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर हो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर मुझको क्लियरली दिख रहा है ये वो लाइन है जो इसके 90 डिग्री पर, इसीलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा पता नहीं, मगर इसके बराबर होगा। और ये कितना होगा? ये अगर 3 है, ये अगर 1 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे इस डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस होगा √3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √8 मतलब 2√2, 2√2 है ये लेंथ। तो टॉर्क ड्यू टू n2 लिखना इजी हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2√2। देखो कौन सा डायरेक्शन में, रॉड यहाँ से फिक्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज क्लियरली दिख रहा है। इन दोनों का टॉर्क 0 हो गया। ये क्लॉकवाइज टॉर्क ने इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस किया हुआ है, okay? यहाँ पर आप लिख सकते हो टॉर्क ड्यू टू n2 बैलेंस टॉर्क ड्यू टू mg, इसीलिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सारे फोर्सेस भी बैलेंस है, जो भी टॉर्क है वो भी बैलेंस। वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। n2 का वैल्यू है n2 2√2 mg, मास का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg, g का वैल्यू अगर 10 लेते हो और यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? n2 का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 2√2 कैंसिल करो, 50/√2, 25√2 न्यूटन इज द आंसर। हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन निकालना था ना n1 n2, तो ये हो गया, ये n2 आ गया।
N1 तो यहीं पर निकल रहा था, N1 का वैल्यू तो आप यहीं पर सॉल्व कर लेते। N1 इज इक्वल टू मास कितना है 20 और G का वैल्यू क्या है 10, 200 न्यूटन द आंसर। तो जहां पर भी आपको बॉडी रेस्ट में दिखे तो वहां पर सबसे फर्स्ट अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि उस पर फोर्स जीरो कर देना, नेट फोर्स जीरो कर देना, मतलब सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देना इस तरह से, ओके। और नेट टॉर्क को भी जीरो कर देना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है फोर्स बैलेंस करने से, ओके, तो आप टॉर्क को भी बैलेंस कर देना किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये आपका चॉइस है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को जीरो कर सकते हो, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस पॉइंट से आप टॉर्क को बैलेंस करो जहां पर मैक्सिमम आपको फोर्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे दो फोर्स दिख रहा था एक ही पॉइंट पे, इसलिए मैंने सी के अबाउट किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास जो है वो 4 kg है और लेंथ जो टोटल है वो 70 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दो नाइफ एज है और ये जो नाइफ एज है वो एज से जो है, एज से यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है, ओके। 10 सेंटीमीटर पर ये एज है, इसको मैंने एक्स लिखा है, ठीक है। आपको रिएक्शन फोर्सेज इसमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर एक सिचुएशन और दिया हुआ है कि ये जो है एक मास है 6 kg का, उसको सस्पेंड किया गया है एक एज के अबाउट 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, N1 और N2 दो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस नाइफ फेस की वजह से N1, ओके, और नेक्स्ट इज N2। तो ये N1 और N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। सारे फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे और देखना कि वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक ना। अगर बैलेंस नहीं होता है वो दिखाई दे रहा है मतलब आपने कुछ गलती कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टॉर्क को भी बैलेंस करेंगे, सारे फोर्सेस की वजह से टॉर्क निकालेंगे और क्लियरली आपको दिखेगा कि जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब समझ जाओ आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। स्टार्ट करते हैं पहले फोर्स से। तो इस रॉड पर फोर्सेस की बात करें तो एक तो नॉर्मल है N1, एक है नॉर्मल N2, एक मास सस्पेंडेड है 10 kg 6 kg और एक फोर्स और है, इसका मास है ना 40 kg, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर और सेंटर ऑफ मास से नीचे में एक और फोर्स ऐड करता है, कैपिटल mg मान लो, इसको स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल 1 2 3 4 फोर्स है जो इस रॉड पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में होगा, मतलब टोटल ये लेंथ 70 सेंटीमीटर है तो ये 35 पर होगा, ओके। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर, ओके। स्टार्ट करते हैं, क्लियरली दिख रहा है आपको कि N1 और N2 ये दोनों ऊपर ऊपर है और इसका बैलेंस किसने किया हुआ, इन दोनों ने मिलकर के बैलेंस किया हुआ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो N1 प्लस N2 बैलेंस्ड बाई mg प्लस mg, ओके। इस मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सेंटर ऑफ मास वाले मास को कैपिटल M से, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है ना दो एक अननोन इन्वॉल्व हो गए, N1 भी नहीं पता N2 भी नहीं पता, इसका मतलब आपको फर्दर और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स से तो आपने एक इक्वेशन बना लिया, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो से फर्स्ट इक्वेशन तो आपने बना लिया। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से ही बना सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो सारे टॉर्क भी बैलेंस हो जाएंगे। टॉर्क को बैलेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी एक के अबाउट तो लेना पड़ेगा, किसके अबाउट ले, आपके पास ऑप्शन है इसके अबाउट भी ले सकते हो, इस नाइफ एज के अबाउट, इस नाइफ एज के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट या इस मास के अबाउट, आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप इसी के अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग प्रेफर करते हैं वैसा कुछ पॉइंट से फाइंड आउट करना जहां से कुछ कैलकुलेशन कम हो सके। आप किसी भी पॉइंट से ले लो, यहाँ पर ऐसा तो मुझको कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट मुझको नहीं दिख रहा है जहां पर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, सब डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो कोई ऑप्शन तो खास नहीं है, मगर इसीलिए हम लोग करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं एज के अबाउट, ठीक ना। क्योंकि एज से मुझको सारा डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक ना। तो एज के अबाउट निकाल लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है इसीलिए एज के अबाउट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ड्यू टू N1, टॉर्क ड्यू टू N1 फॉर्मूला इजी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है N1, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, x के इक्वल है और x कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 10 सेंटीमीटर, ओके। कौन सा डायरेक्शन, तो यहाँ से ए अबाउट पॉइंट से फिक्स है ये और N1 ऊपर से लग रहा है, तो ये किसको डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। फर्स्ट कंप्लीट। टॉर्क ड्यू टू दिस मास, कितना मास है, कितना वेट है mg, और यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस मेंशन है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, 30। अब इसकी वजह से टॉर्क कौन सा डायरेक्शन में, दिस
mg नीचे लग रहा है, इसको रोटेट करा देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नेगेटिव। टॉर्क ड्यू टू दिस mg दैट इज सेंटर ऑफ मास mg, okay. ये हो जाएगा mg, a से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बिल्कुल मिडिल में है, टोटल 70 है तो 35 पर हो गई है, 35। और ये भी आप देखोगे तो ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज नेगेटिव। लास्ट, टॉर्क ड्यू टू दिस n2, n2 फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से अगर देखोगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कौन सा डायरेक्शन, यहाँ से फिक्स करो, n2 ऊपर लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन में ये रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, इन दोनों टॉर्क ने इन दोनों टॉर्क को बैलेंस किया हुआ, तो यहाँ पर लिख लो, इक्वेशन बना लो, टॉर्क ड्यू टू दिस n1 प्लस टॉर्क ड्यू टू दिस n2 बैलेंस्ड टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू mg। ओके, इसकी वजह से टॉर्क कितना है 10n1, ओके, प्लस इसकी वजह से टॉर्क है 60n2, टॉर्क ड्यू टू mg क्या है, मास आप लिख ही लेते हैं, इसका मास कितना है 6, g का वैल्यू 10, और इसके लिए जो डिस्टेंस आया था वो आया था 30 सेंटीमीटर आया था, तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं इस तरह से, सेंटीमीटर, वैसे कैंसिल ही हो जाएगा सर। टॉर्क ड्यू टू mg, कैपिटल mg दैट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेट कितना है 40, तो 4 इंटू 9.8 10 लिख लेते हैं, और इंटू इसके लिए डिस्टेंस कितना आया था 35 आया था, तो 35/100, तो ये 100 कैंसिल करो, फिर ये 0 भी कैंसिल कर दो, तो n1 प्लस 6 n2 तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 180 प्लस 140, ओके 320। अब देखो दो इक्वेशन आपको मिल चुका है, n1 प्लस n2 का वैल्यू यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, मास कितना था ये, स्मॉल मास जो था वो 60 और प्लस ये हो जाएगा 40, तो ये 100 हो गया। आपके पास दो इक्वेशन है, n1 प्लस n2 का वैल्यू दिस है और n1 प्लस 6 n2 का वैल्यू 320 है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और एक काम करो n1 माइनस n2 कर दो, तो n1 जो है वो माइनस में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n2 बच जाएगा आपको सिर्फ, यहाँ से आप सॉल्व कर ले सकते हो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैलकुलेशन करने में, और यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, n1 का वैल्यू जो है वो अगर 9.8 लेते तो पॉइंट में आता, क्योंकि मैंने 10 में ले लिया है तो आंसर जो है वो 55 आएगा, ओके, मगर ये एग्जैक्ट नहीं है, 9.8 लेना था, और R2 जो है वो 44 आएगा, N2 जो है वो 44 न्यूटन आंसर। आप कैलकुलेशन पर ध्यान मत दो, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में दिखे आपको, तो सबसे पहला अप्रोच जो माइंड में आना चाहिए कि इसका कंप्लीट फोर्स जो है वो बैलेंस रहा होगा, कंप्लीट टॉर्क भी बैलेंस रहा होगा, इसीलिए तो रेस्ट में है ये, ओके। अगर फोर्स बैलेंस नहीं होता तो ये मूव करने लगता है, टॉर्क बैलेंस नहीं होता तो ये रोटेट करने लगता है, तो ना ये रोटेट कर रहा है ना ही मूव कर रहा है, इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसका मतलब टॉर्क बैलेंस्ड है, ओके। टॉर्क निकालने का मेथड आपको आना चाहिए, किस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ओके, और किस तरह से फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं, आपने एनएलएम पढ़ा है अच्छे से, स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ा है, तो आपको ऐसा कुछ भी नया नहीं लगेगा अभी की क्लास में, जब अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन मैंने किया है बस एक। तो ये था आपका टॉर्क, और टॉर्क का ये एक एप्लीकेशन था जिसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।